नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें मेडिएवल हिस्ट्री का ये मैराथन वीडियो है, जिसमें हम टोटल 2019 तक का प्रश्न को सॉल्यूशन कर लेंगे 1995 से। चलते हैं प्रश्नों की ओर। मेडिएवल हिस्ट्री का फर्स्ट प्रश्न हमारा है कि चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? ए ऑप्शन कह रहा है पहाड़ी, बी कह रहा है राजस्थानी, सी कह रहा है कांगड़ा, डी कह रहा है काली घाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली घाट इज राइट आंसर, यानी कि जिस पे मुगल कला का प्रभाव नहीं पड़ा। अब इसमें दो चार चीज़ और देख सकते हैं, जैसे कि पहला तो है कि मुगल कला जो है उससे क्या कहा जाता है, तो भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ कहा जाता है। साथ ही इसका प्रभाव किस किस पे पड़ा, तो पहाड़ी पे पड़ा, कांगड़ा पे पड़ा और राजस्थानी पे पड़ा। कालीघाट चित्रकला का क्षेत्र पश्चिमी एमपी था, वेस्ट एमपी। ये थोड़ा सा नियंत्रण से दूर रहा था मुगल काल से, इसलिए इसका प्रभाव इस चित्रकला पर, मुगल चित्रकला का प्रभाव कालीघाट पे बहुत कम पड़ा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीघाट। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे? एक में विज्ञानेश्वर, दो कह रहा है हिमाद्री, तीन में है राजशेखर, डी में है जिमूत वाहन। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। ए में है 1, 2 और 3, बी में 2, 3 और 4, सी में कह रहा है 1, 2 और 4, डी में कह रहा है 1 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रसिद्ध विधि वेता, तो इसका क्या हो जाएगा? विज्ञानेश्वर भी थे, हिमाद्री थे और जिमूत वाहन थे। यानी कौन नहीं थे? तो 3 नहीं थे, तो 1, 2 और 4 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी आंसर। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, जिमूत वाहन, तो विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य का स्मृति पर टीका लिखा है। उसी तरह हिमाद्री इधर आ जाएगा, आपका मिताक्षरा हो जाएगा, विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, जिमूत वाहन। जबकि राजशेखर जो एक नाटककार थे, जो कि इनके महेंद्रपाल प्रथम प्रतिहार शासक थे, जिन्होंने कर्पूर मंजरी नामक एक नाटक की रचना की थी। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी 1, 2 और 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबज है जो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है? ए में कह रहा है कि शेरशाह का मकबरा सासाराम, बी कह रहा है जामा मस्जिद दिल्ली, सी कह रहा है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली, डी कह रहा है गोल गुंबज बीजापुर। तो वह कौन सा गुंबज हो जाएगा जो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल गुंबज बीजापुर वाला जो था, डी नंबर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल गुंबज बीजापुर। अब है कि इसमें थोड़ा सा देख लीजिए कि किसका किसका ये था, ये गुंबद जो था आदिल शाह का मकबरा था, आदिल शाह का मकबरा था। बीजापुर के सुल्तान जो थे आदिल शाह, उन्हीं का ये मकबरा था, गोल गुंबज बीजापुर। निम्नलिखित अगला कह रहा है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। ए ऑप्शन है गुप्त प्रशासन में, बी कह रहा है चोल प्रशासन में, सी कह रहा है विजयनगर प्रशासन में, डी कह रहा है मराठा प्रशासन में। तो अष्टप्रधान किसकी विशेषता थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मराठा प्रशासन। एक अष्टप्रधान है और एक अष्ट दिग्गज है, तो अष्टप्रधान तो मराठा का हो गया और अष्ट दिग्गज किसका हो जाएगा? अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। ये शिवाजी द्वारा गठित किया गया था, जिसमें बहुत सारे थे, उनके शासन कार्यों की सहायता के लिए गठित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। ये जो मानचित्र दिया गया है, निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कह रहा है हर्षवर्धन, सी कह रहा है राजेंद्र चोल, डी कह रहा है मलिक काफूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है मलिक काफूर। इसने इस मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किया था। इसमें देख सकते हैं कि जैसे विजय के क्रम में अलाउद्दीन खिलजी का ये सेनापति था मलिक काफूर, तो इन्होंने देवगिरी यहाँ से यहाँ तक आया, फिर बरंगल से आपका होयसल, देवगिरी, बरंगल, होयसल, मालाबार व मदुरै होते हुए यहाँ तक आया था ये मलिक काफूर, यही इसी का ये मार्ग था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृति ग्रंथों में होता था। ए ऑप्शन है कि राजपूतों में से जाति च्युत लोगों को इंगित करने के लिए, बी कह रहा है वैदिक कर्मकांडों के त्याग को इंगित करने के लिए, सी कह रहा है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए,
डी कह रहा है कि संस्कृतेतर छंदों को इंगित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और अपभ्रंश, अपहट ये सब प्राचीन भाषाएं थी, जैसे कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अपभ्रंश, अपहट ये आप पढ़िएगा जब हिंदी साहित्य में 4 भाग होता है ना, प्राचीन काल, तो उसी समय जो आधुनिक ये प्राचीन भारत थी उसी के समय यूज किया जाता था। हिंदी साहित्य में ये पढ़ना है, अपभ्रंश, अपहट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नस्तालिक है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। बी कह रहा है कि एक राग जिसका रचना तानसेन ने की थी। सी कह रहा है मुगल शासकों द्वारा उद्गृहित एक उपकर। डी कह रहा है उलेमाओं के लिए एक आचार संहिता। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? नास्तलिक एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। यह मेनली रूप से मुगल काल की फारसी लिपि थी। यह उर्दू की पारंपरिक लिपि है, नस्तालिक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है। ए में है मोइनुद्दीन चिश्ती। बी कह रहा है बाबा फरीद। सी में है सैयद मोहम्मद गोसुदराज। डी कह रहा है शाह आलम बुखारी। थोड़ा सा रुक के इसको पढ़ने का कोशिश कीजिए और खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किया था। 1146 से 1236 के बीच था। 1146 से 1236 के बीच ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसी का मान्यता था कि इसका मान्यता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। मोइनुद्दीन चिश्ती का ही मानना था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची? ए में है हुमायूं। बी में है अकबर। सी में है जहांगीर। डी में है शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला का पराकाष्ठा पे पहुंचता है आपका जहांगीर के शासनकाल में पहुंचता है। और ये खुद भी बहुत ज़्यादा रुचि रखता था ये चित्रकला में, और इसी के काल को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण युग। स्वयं भी रुचि रखा और कई चित्रकारों को प्रश्रय दिया था ये जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि सेना में भर्ती की जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्व संग्रह में सुविधा हो। सी कह रहा है धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो। डी कह रहा है साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो मनसबदारी प्रथा क्यों लागू किया गया था? तो साफ सुथरा प्रशासन लागू करने के लिए। कब लाया गया था मनसबदारी प्रथा? तो 1575 में लाया गया था। 1575 में किसने लाया था? तो अकबर ने लाया था। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे अकबर द्वारा आरंभ की गई इस व्यवस्था में एक मनसब दिया जाता था, पद का नाम था मनसब, और जिसको ये मिलता था उसे मनसबदार कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए में है गुरु अमरदास मिरी और पीरी। बी कह रहा है गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। सी कह रहा है गुरु रामदास दल खालसा। डी कह रहा है गुरु गोविंद सिंह मंजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। अब देखते हैं कि जैसे मिरी और पीरी है, तो मिरी और पीरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसमें है गुरु अमरदास नहीं है, गुरु हरगोविंद हो जाएगा। गुरु हरगोविंद, हरगोविंद। उसी तरह ये हो गया। अगला है गुरु रामदास दस खालसा, नहीं दल खालसा गलत है। दल खालसा किसके द्वारा लाया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह। इसमें इसको मिला देना था, गुरु गोविंद सिंह। उसी तरह मंजी जो है, मंजी किसके द्वारा लाया गया था? उमरदास द्वारा लाया गया था। यानी कि इसका उसमें है मंजी उमरदास हो जाएगा। मिरी और पुरी गुरु हरगोविंद हो जाएगा। दल खालसा हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। मंजी हो गया आपका अमरदास, अमरदास। नेक्स्ट कह रहा है कि कृष्ण जीवन पर एक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। ए है बिहारी ने। बी में है सूरदास ने। सी कह रहा है रसखान ने। और डी कह रहा है कबीर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम वाटिका की रचना किसने किया था? तो रसखान ने किया था प्रेम वाटिका। ये मुस्लिम थे परंतु भगवान कृष्ण के बहुत बड़े अनुयायी थे प्रेम वाटिका लिखने वाले रसखान। रसखान का और है प्रेम से जितने भी रहेगा ना, प्रेम वाटिका, प्रेम एक दो और है प्रेम करके, वो रसखान का ही है। अगला है कि अपनी शक्ति को सुमेलित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। ए ऑप्शन है तूतीय हिंद। बी में है केसर हिंद। सी में है जिले इलाही। डी में है दीने इलाही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिले इलाही। अब देखिए कि तूते हिंद किसका था? तो ये तो अमीर खुसरो का हो जाएगा, अमीर खुसरो। केसर हिंद तो इसका हो जाएगा महारानी विक्टोरिया। और दीने इलाही अकबर का था।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला नेक्स्ट कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। ए में है दीवान, बी में है मीर बख्शी, सी में है मीर समन, डी में है बख्शी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीर बख्शी जो था वो केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख होता था, मीर बख्शी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में सूफियों की चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रथम व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। कारण कह रहा है कि चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। इसमें इसके ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। प्रश्न क्या था, एक बार फिर से देखते हैं कि भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रथम व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, तो ये तो सही है। अगला है कि चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है, तो नहीं, ये अजमेर में न लेकर यहाँ पे अगर अफगानिस्तान रहता तो सही हो जाता। ये अफगानिस्तान में स्थित ग्राम चिश्त से लिया गया था, यानी कि ये सही है और गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा कि ये सही है परंतु और गलत है। देख लिया था। आज 16 से देखते हैं कि प्रश्न कह रहा है कि महाभारत के विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं की कृतिकारों और उनकी कृतियां के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ए कह रहा है सरला दास बंगाली, बी कह रहा है काशीराम उड़िया, सी कह रहा है टिक्कन मराठी, डी कह रहा है पंपा कन्नड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियां के निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है, कि जिसने महाभारत का जैसे क्या बंगाली में सरला दास ने अनुवाद किया है, उड़िया में काशीराम किया है, मराठी में टिक्कन किया है, कन्नड़ में पंपा किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्नड़ पंपा। पंपा ने महाभारत को कन्नड़ में अनुवाद किया है, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है? ए में है मलिक मोहम्मद जायसी, बी में है अमीर खुसरो, सी में रस खान, डी में अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल ने भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, वह है अबुल फजल। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? ए में है पेशवा, बी में है सचिव, सी में है पंडित राव, डी में है सुमंत। तो विदेशी मामलों की देखरेख कौन करता था? विदेशी मामलों वाला हो जाता है सुमंत। अब आ जाइए कि पेशवा। पेशवा कौन होता था? तो पेशवा होता था मुख्यमंत्री। इसे मुख्यमंत्री भी कहा जाता था, जो प्रशासन का निरीक्षण का कार्य करता था। साथ ही पंडित राव है, तो पंडित राव हो जाएगा आपका धार्मिक मामलों से संबंधित, जैसे धर्म से संबंधित जितना भी है पंडित ही करता है। तो याद रखिएगा कि जैसे धार्मिक मामलों में छत्रपति का प्रमुख होता था, ये हो गया धार्मिक। उसके बाद सचिव का काम क्या था? तो सचिव होता था पत्राचार विभाग, पत्राचार विभाग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। उसका रीजन क्या था? तो ए में है कि प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, बी कह रहा है कि मध्यवर्ती राज क्षेत्र के दृष्टिकोण से, सी कह रहा है संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, डी कह रहा है सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंधार के निकल जाने से इसको धक्का इसलिए पहुंचा क्योंकि वो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से इसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। नेक्स्ट कह रहा है कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था? ए में है कि अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, बी कह रहा है वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, सी कह रहा है कि इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, डी कह रहा है कि कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरन वसूली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फवाजिल। ऐसे फवाजिल बोलने से फाजिल नहीं आ रहा है, तो गांव में हम लोग बोला जाता है कि फाजिल है, यानी एक्स्ट्रा है। तो यही हो जाएगा सी, कि इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। फाजिल से ही फवाजिल बन गया है, तो वही हो गया फवाजिल, यानी अतिरिक्त राशि। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों की सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? ए है इल्तुतमिश, बी है गयासुद्दीन तुगलक, सी कह रहा है फिरोज शाह तुगलक, डी कह रहा है सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रारंभ में तुर्की प्रशासक सैनिक प्रधान था। कारण कह रहा है कि अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में कह रहा है कि ए आर और दोनों सही है, आर एक सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है कि ए आर और दोनों सही है परंतु आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था, तो ये तो ठीक है। रीजन कह रहा है कि अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था, तो ये भी सही है। और तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि ए और दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। इसमें देख सकते हैं कि जैसे एकता क्या होता था, तो एकता जमीन का एक भाग था जो सुल्तान द्वारा सेना प्रमुख को सैनिक टुकड़ी के रख रखाव हेतु दिया जाता था, एकता। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकाह को बल्ख, बदखसा और कंधार के अभियान पर भेजा गया था। रीजन कह रहा है कि शाहजहां द्वारा मध्यपुर को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल रहा था। इसके ऑप्शन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ए आर और दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या है। बी कह रहा है ए आर और दोनों सही है परंतु व्याख्या सही नहीं है। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकोह को बल्ख, बदखसा और कंधार के अभियान पर भेजा तो गया था, लेकिन यह सफल रहा था, ये गलत है, यानी ये सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी में घुड़सवार सिपाही थे। एक में है कि जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। दो में कह रहा है कि जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। तीन में कह रहा है कि सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। चार कह रहा है जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। इन कथनों में से ए कह रहा है कि एक, तीन और चार सही है। बी कह रहा है एक, दो और तीन सही है। सी कह रहा है कि दो और तीन सही है। डी कह रहा है एक और चार सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहदी क्या होते थे? तो अहदी वे घुड़सवार सैनिक थे जो सीधे मुगल शासन की सेवा में थे। ये किसी मनसबदार के सैनिक नहीं होते थे। इनकी नियुक्ति स्वयं मुगल शासक करते थे। इन्हें अत्यंत ऊंचा वेतन दिया जाता था। तो ये जो है कि जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, ये गलत हो जाएगा, किसी के साथ संलग्न नहीं हुआ, तो ये सीधे मुगल के अंदर काम करते थे। तो चार तो कट जाएगा, इसमें भी चार है, चार कट गया। इन दो और तीन सही हो जाएगा, दोनों में है कॉमन। अब एक देखते हैं कि जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, तो ये भी सही है कि इन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक, दो और तीन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक में है तुगलकाबाद किला, दो में है लोधी गार्डन, तीन में है कुतुब मीनार, डी में है फतेहपुर सीकरी। तो इसका निर्माण सही कालानुक्रम बताना है कि निर्माण कैसे कैसे हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? इस पे पहले इसका देख लीजिए। जैसे दिल्ली सल्तनत का क्रम क्या है? ग ख तसलम, ग ख तसलम। पहले गुलाम हो जाएगा, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, फिर मुगल। तो इसमें तुगलकाबाद किला तो तुगलक के समय हुआ होगा। उसी तरह कुतुब मीनार गुलाम के समय हुआ है। लोधी गार्डन लोधी के समय हुआ है। अब फतेहपुर सीकरी आपका हो जाएगा मुगल के समय, खासकर अकबर के समय हुआ था। तो इसमें क्रम कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा आपका मुगल, ये गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के लिए आप क्रम यूज कर सकते हैं 3। उसके बाद गुलाम के बाद ग ख तसलम यानी तुगलक, यानी 3 के बाद 1 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा लोधी, यानी 3 1 2, उसके बाद 4, 3 1 2 4। कौन सा ऑप्शन में है? बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 3 1 2 4। तुगलकाबाद किला तुगलक के समय था, लोधी गार्डन लोधी के समय था, कुतुब मीनार गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के समय था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कौन करवाया था? अकबर करवाया था 1569 में। उसके अलावा चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। पहला में 1556 हल्दी घाटी का युद्ध, 1600, 1689, 1739, इधर से मिलाना है। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 1556, इसमें कौन सा हो जाएगा? हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा, शिवाजी का देहांत, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया जाना, अकबर का राज्यारोहण। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया जाना, ये सबसे आसान है। कब हुआ था? तो 1600 में। तो हमारा बी का 4 हो जाएगा। तो बी का 4 किस किस में है? तो ये दोनों में है। बी का 4, तो ए का 3 या 5 होगा।
तो 1556 में 3 या 5, शिवाजी का देहांत पता नहीं, 5 अकबर का राज्यारोहण लग रहा है, 56 से 1605 तक रहा था, यानी कि ए का 5 हो जाएगा। तो ए का 5, बी का 4, सी का 3, शिवाजी का देहांत यानी हो जाएगा 1686 में, 1739 में हो जाएगा आपका डी का 2 यानी नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। तो 5 4 3 2 किसमें है, 5 4 3 2, यही बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा और देख सकते हैं, जैसे कि अकबर का राज्यारोहण 1556 में हुआ था, कहाँ हुआ था, 14 वर्ष में कलानौर स्थान पे। उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र 1600 में मिला था, किसके साथ, उसमें मुगल में कौन था, अकबर था। अगला है 1686 में, तो ये तो नॉर्मल है कि शिवाजी का देहांत हो गया था। उसी तरह नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा 1739 में, उस समय कौन सा मुगल शासक, तो उस समय था मोहम्मद शाह, वही अंतिम शासक बैठने वाला रहा था, उस पर मयूर सिंहासन लेकर चला गया था। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 में हुआ था, 1576 किसके किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था हल्दी घाटी में मुगलों और मेवाड़ की सेना के बीच। तो मुगल सेना उस समय, मुगल का सेनापति कौन था, मुगल में अकबर था और उसका सेनापति था आपका मान सिंह। इधर मेवाड़ में कौन था, मेवाड़ में था महाराणा प्रताप, इसका सेनापति का नाम था हकीम खान, ये याद रखिएगा, हकीम खान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे कह रहा है कि एक चित्र दिया हुआ है, ए स्वतंत्र देश का परिचायक है और बी एक नगर की स्थिति है। पूछ रहा है कि किसके बारे में सही जानकारी देता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है, ए में कह रहा है कि 1557 में अकबर गोलकुंडा और लाहौर दिखा रहा है। बी कह रहा है कि 1557 में अकबर खानादेश और मुल्तान। सी कह रहा है कि 1605 में अकबर गोंडवाना और मुल्तान। डी कह रहा है 1605 में अकबर गोंडवाना और लाहौर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी 1605 में अकबर गोंडवाना और लाहौर। ये जो चित्र है ये 1605 में अकबर का है, जो ए में गोंडवाना को दिखा रहा है और बी में लाहौर को दिखा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था। तो एक ये ऑप्शन है कि अमीर खुसरो, बी में कह रहा है मिर्जा गालिब, सी में कह रहा है बहादुर शाह जफर, डी में कह रहा है फैज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक, उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये भी एक मानचित्र वाला प्रश्न है, पहले ऐसा यूपीएससी पूछता था, अब नहीं पूछता है। इसको ऐसे ही थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि ए जो चिन्हित स्थान है किस नगर को निरूपित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बहलोल लोदी और जैनपुर के समय ए निरूपित कर रहे हैं, यहाँ पे ए दिया हुआ है ए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों की रखरखाव करनी पड़ती थी। रीजन कह रहा है कि घोड़ों की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एक सही है। ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है, तथा ए की सही व्याख्या आर है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। सी कह रहा है ए सही है परंतु किंतु आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों की रखरखाव करनी पड़ती थी। ये गलत है, अकबर के समय नहीं था, ये जहांगीर के समय था। 2 अस्पा और सिंह अस्पा ये सब में बांटा गया था। तो जैसे ही ये गलत हो जाएगा तो एक गलत सिर्फ एक ही ऑप्शन में रहता है, यानी कि इसका डी आंसर हो जाएगा, यानी आर सही है कि घोड़ों की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उसको बदलना आवश्यक होता था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण भारत के इतिहास में उसके संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इसका कारण था। ए में कह रहा है कि लोहा जैसे खनिजों का अभाव। बी कह रहा है कि सामाजिक संरचना में अनेकानेक विभाजन। सी कह रहा है कि विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव। डी कह रहा है जनशक्ति का अभाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दक्षिण भारत में बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। तो इसके पीछे रीजन था कि विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव था, वहाँ दक्कन क्षेत्र में ज़्यादा उपजाऊ भूमि नहीं थी, यही रीजन था कि वहाँ छोटे छोटे राज्य उभर कर आए थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 32 कह रहा है कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को उसके राजा से। किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार टिप्पणी की थी। ए है बलबन, बी कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, सी कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, डी कह रहा है फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसे बोला जाता है। इसी के मृत्यु पर कहा था बदायूनी ने कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली है और प्रजा को अपने राजा से। ये भी पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यह कथन किसका है, तो बदायूं का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
इसमें कह रहा है कि जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। एक में है बुर्ज, दो में कह रहा है बौद्ध पैगोडाओं की से समानता, तीन में है फारसी शैली। पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ए है केवल वन, बी कह रहा है एक, दो और तीन, सी कह रहा है दो और तीन, डी कह रहा है एक और तीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जैनुल आबदीन, इसके बारे में इसमें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, ये भी याद रख सकते हैं। इस कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल था। तो बुर्ज तो था ही, बौद्ध पैगोडाओं में समानता ये भी थी और फारसी शैली भी थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, एक, दो और तीन, तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ए में है जहांगीर विलियम हॉकिंस, बी में है अकबर सर थॉमस रो, सी है शाहजहां टेवरनियर, डी में है औरंगजेब और मनूची। तो कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है, इसको पहले घेर के अच्छे से समझिए। तो विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर, ये तो सही है। सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था, तो ये अकबर में नहीं, ये भी जहांगीर में ही आया था, यहाँ पे हो जाएगा जहांगीर। शाहजहां के काल में टेवरनियर आया था, ये सही है, और मनूची औरंगजेब में आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर थॉमस रो, अकबर नहीं जहांगीर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इसमें सूचीबंद दिया हुआ है, सूची 2 से मिलाना है। तो ए में कह रहा है कि बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, दो बी में कह रहा है मालगुजारी के इजारेदारे अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, सी कह रहा है उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, और डी कह रहा है कि ग्राम स्तर पर दी गई भू राजस्व बंदोबस्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको मिलाना है ABCD को। इसमें पहले देखिए जैसे कि ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त, तो ग्राम स्तर पर किया जाता था जिसे महालवाड़ी कहा जाता था। महाल का मतलब ही था कि गांव, तो डी का हो जाएगा आपका 3। तो 3 एक ही ऑप्शन में है, बी में। तो ए का हो जाएगा 1 कि बड़े सामंतों का आवंटित भूमि जैसे जागीरदारी प्रणाली, उसी तरह की मालगुजारी के इजारेदारे अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि। तो इसमें क्या हो जाएगा बी में, बी में कह रहा है 4 यानी जागीरदारी प्रणाली। उसी तरह सी कह रहा है कि उप किराएदारी पर दिए जाने वाला, तो सी में कह रहा है 2 यानी रैयतवारी। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 4, 2, 3। आज यहीं तक है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया। ए ऑप्शन है राजा राम, बी में कह रहा है बालाजी विश्वनाथ, सी कह रहा है गंगाबाई, डी कह रहा है नानाजी देशमुख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बना दिया था, तो ये बालाजी विश्वनाथ होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। एक मानचित्र दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये मानचित्र क्या निर्दिष्ट करता है। तो ए में है कि 1601 में खानदेश विजय के समय अकबर का राज, बी कह रहा है कि 1605 में अकबर की मृत्यु के समय उसका राज, सी कह रहा है कि हैदराबाद विजय के समय औरंगजेब का राज, डी कह रहा है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मानचित्र क्या दिखा रहा है, तो ये मानचित्र दिखा रहा है कि 1601 ईस्वी में खानदेश विजय के समय अकबर का राज्य। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला में विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, 2 कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण, 3 कह रहा है पुर्तगालियों का भारत आगमन, 4 है फिरोज तुगलक की मृत्यु। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम में सजाना है कि पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। तो विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल कब था, तो ये था 1509 से 1530, 1509 से 30। उसी तरह कुतुब मीनार का निर्माण, तो ये तो दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ में ही हो गया था, तो 1206 से 10 के बीच, 1206 से 10। पुर्तगालियों का भारत आगमन, ये तो पता है 1498। और फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी, तो 1388 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा होगा, तो कुतुब मीनार का निर्माण यानी 2, उसके बाद कौन सा होगा 4 फिरोज तुगलक की मृत्यु, उसके बाद 3, 2, 4, 3, उसके बाद 1। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1, हमारा ये आंसर ही राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि सूचीबंद से सूची 2 को मिलाना है। तो ए में है इक्ता, बी में है जागीर, सी में है अमरम, डी में है मोकस। एक दूसरे तरफ दिया हुआ है कि मराठे, दिल्ली के सुल्तान, तीसरा में मुगल, चौथा में विजयनगर। तो पहला से दूसरा को मिलाना है। तो कि इक्ता किसका था, तो इक्ता तो हो जाएगा आपका दिल्ली के सुल्तान का, तो ए का 2 हो जाएगा। उसी तरह जागीर किसका था, तो जागीर तो मुगल का था, तो जागीर हो जाएगा आपका मुगल, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। अमरम, अमरम होता था विजयनगर में, ऐसे भी जो साउथ का नाम होता है ना वो संस्कृत जैसा लगेगा, अमरम यानी विजयनगर, यानी कि हो जाएगा 2, 3, सी का 4, तो डी का 1 हो जाएगा।
मोकस मराठे। इक्ता किसका हो जाएगा? दिल्ली के सुल्तान, जागीर मुगल, अमरम विजयनगर, मोकस मराठे। तो कौन सा हो जाएगा? 2 3 4 1 यानी बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। करण निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? ए ऑप्शन है हुसैन शाह, बी कह रहा है जैनुल आबदीन, सी में है इब्राहिम आदिल शाह, डी कह रहा है महमूद द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम आदिल शाह को ही जगत गुरु कहा जाता था। मुस्लिम शासकों में इसे ही जगत गुरु कहकर पुकारती थी क्योंकि इनको धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण ही कहा जाता था। नेक्स्ट कह रहा है कि लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ए ऑप्शन है भुवनेश्वर, बी में है बीजापुर, सी में है कोलकाता, डी में है श्रवणबेलगोला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंगराज मंदिर। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। लिंगराज मंदिर कहाँ हो जाएगा? भुवनेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट में है कि सूचीबद्ध में एक तरफ भक्ति संगीत दिए हुए, दूसरी तरफ व्यवसाय दिए हुए हैं। तो सूचीबद्ध से सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ है नामदेव, बी में है कबीर, सी में है रविदास, डी में है नाई। उनका व्यवसाय क्या था? पहला में है नाई, 2 में है जुलाहा, तीसरा में है दर्जी और चौथा में है मोची। तो नामदेव क्या थे? तो नामदेव दर्जी थे, तो ए का क्या हो जाएगा? 3। कबीर क्या थे? कबीर जुलाहा थे, तो बी का क्या हो जाएगा? 2। रविदास मोची थे, तो सी का आपका 4 हो जाएगा। और सेना नाई थे, तो क्या हो जाएगा? 3 2 4 1। कौन सा ऑप्शन में है? 3 2 4 1 बी आंसर सही हो जाएगा। यानी नामदेव क्या हो जाएगा? दर्जी, कबीर जुलाहा, रविदास मोची, सेना नाई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। ए में है बलबन के शासनकाल में, बी है फिरोज तुगलक के शासनकाल में, सी कह रहा है इल्तुतमिश के शासनकाल में, डी कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। लेकिन इसमें एक ये था कि जैसे मंगोल के भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया, परंतु वो भारत में अंदर तक इसलिए नहीं आया क्योंकि इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म शाह को शरण देने से इनकार कर दिया था, जिसका पीछा चंगेज खां कर रहा था। तो इसीलिए इससे हम लोग इसके प्रकोप से इल्तुतमिश के शासनकाल में बचा जा सका था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? ए में है कालीकट, बी में है भरूच, सी में है कैम्बे, डी में है सूरत। तो क्या हो जाएगा? मुगल काल में किसे मक्का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को कहा जाता था। सूरत को इसलिए कहा जाता था क्योंकि मुगल काल में सूरत बंदरगाह को मक्का द्वार इसलिए कहा जाता था क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से प्रारंभ होती थी। जैसे इधर हम लोग यहाँ गुजरात में सूरत पड़ता, तो इधर से ही मक्का जाया जाता था, इसीलिए इसे मक्का द्वार कहा जाता था सूरत को। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो क्या हो जाएगा? ए में कह रहा है कि दीवाने बंदगान तुगलक, बी कह रहा है दीवाने मुस्तक राज बलबन, सी कह रहा है दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, डी कह रहा है दीवाने अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक। तो कौन सा सही सुमेलित हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा दीवाने बंदगान तुगलक। दीवाने बंदगान किसका था? तो दीवाने बंदगान गुलामों का विभाग था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दीवाने बंदगान गुलामों का था। बंदगान गुलाम, ऐसे याद रखिएगा। दीवाने मुस्तक राज किसका था? तो मुस्तक राज बलबन का ना होकर के अलाउद्दीन खिलजी का था। ये अलाउद्दीन खिलजी का था। दीवाने मुस्तक राज हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। उसके साथ ही दीवाने मुस्तक राज का क्या काम था? तो ये भू राजस्व विभाग था, भू राजस्व विभाग। उसी तरह दीवाने कोही, तो दीवाने कोही का संबंध था कृषि से, और ये कौन लाया था? तो ये एमबीटी लाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। और दीवाने अर्ज का संबंध सैन्य से था, और ये बलबन लाया था। एक बार फिर से देख लीजिए। दीवाने बंदगान किसका था? गुलामों का विभाग था, फिरोज शाह तुगलक लाया था। दीवाने मुस्तक राज किसका था? भू राजस्व विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी लाया था। दीवाने कोही कृषि विभाग था, एमबीटी लाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। और दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, और ये बलबन लाया था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 46 नंबर की खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण थी। रीजन कह रहा है कि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पहला है कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। तो ये बात सही है।
रीजन कह रहा है कि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका, ए और दोनों सही है तथा और ए का सही स्पष्टीकरण है। इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और खानवा का युद्ध पानीपत, इसका ट्रिक है ना, पान खा चल घर, पान खा चल घर। तो पहला में हो जाएगा 1526 में आपका हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, 27 में हो जाएगा खानवास, 28 में चंदेरी, 29 में घाघरा और 30 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध में से ज़्यादा निर्णायक खानवा का युद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि दिए गए मानचित्र को छाया जिसमें मैपिंग है, इसको बताना है कि ये जो छायांकित भाग है वो किसको दिखा रहा है। तो ए में है कि अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य, बी कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य, सी कह रहा है शाहजहां का साम्राज्य, डी कह रहा है औरंगजेब का साम्राज्य। तो किसका हो जाएगा, ये शाहजहां का साम्राज्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप देखिएगा कि जैसे गोलकुंडा और बीजापुर ये सब विदित क्षेत्र नहीं है, तो ये क्षेत्र बीजापुर व गोलकुंडा को औरंगजेब जीता था, औरंगजेब ने जीता था, तो इसलिए ये छायांकित नहीं है। बाकी ऊपर वाला जितने भी क्षेत्र है वो शाहजहां के साम्राज्य तक विस्तार हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। ए में है दादू, बी में है कबीर, सी में है रामानंद, डी में है तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। रामानंद पहले भक्ति संत थे जिन्होंने अपने संदेश का प्रचार प्रसार हिंदी में किया था, और ये साउथ से नॉर्थ में लाने का भी, साउथ से नॉर्थ उत्तर भारत में लाने का श्रेय भी रामानंद को ही जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले एक अलग आर्य विभाग स्थापित किया, बी कह रहा है बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पत्ती शुरू की, सी कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, डी कह रहा है फिरोज तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है डी, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। उसका क्या नाम था, अभी पढ़े थे, दीवाने बंदगान, बंदगान। उसी तरह यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया था। अलाउद्दीन खिलजी नहीं किया था ये, बल्कि ये बलबन किया था। उसका क्या नाम था, दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग स्थापित किया बलबन ने। नेक्स्ट कह रहा है कि बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पत्ती शुरू की थी। तो ये बलबन ने ना करके अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, एक दूसरे को अपोजिट कर दिया है। इसमें बलबन होगा, इसमें खिलजी होगा, इसमें खिलजी हो जाएगा कि खिलजी ने सबसे पहले बलबन ने अलग आरिज विभाग दीवाने अर्ज स्थापित किया था सैन्य के लिए, और अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले घोड़े को दागने की प्रथा शुरू किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। नहीं, चाचा मोहम्मद बिन तुगलक खुद ही था, इसके बाद कौन बैठा था, उसका चचेरा भाई है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था। ए है काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखसा में एक मित्र शासक को लाना, बी कह रहा है मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरकाना को जीतना, सी कह रहा है कि मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति अमुदरिया पर निर्धारित करना, डी कह रहा है कि मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि इसका आंसर हो जाएगा ये कि काबुल को सीमा से सटे बल्ख और बदखसा में एक मित्र शासक को लाना, यही इसका मेन उद्देश्य था, बल्ख का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्ग नगरी नामक शिविर में रहा। रीजन कह रहा है कि उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। कह रहा है पहला ऑप्शन है कि और दोनों सही है तथा और का सही स्पष्टीकरण है, बी कह रहा है कि और दोनों सही है तथा स्पष्टीकरण नहीं है, सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है, डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि और दोनों सही है तथा आर का सही स्पष्टीकरण है। क्योंकि देखिए मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्ग नगरी नामक शिविर में रहा था, और रीजन भी सही है कि उस समय वहाँ प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामिक नहीं माना, क्योंकि ए है अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, बी कह रहा है कि मुस्लिम धर्मतज्ञ की उपेक्षा की जाती थी, सी कह रहा है कि सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे, और डी कह रहा है कि गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इतिहासकार बर्नी
जियाउद्दीन बर्नी जिसे कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज तुगलक के समकालीन था। उसने तारीख फिरोजशाही तथा फतवा जहांगीरी की रचना की थी, जहांदागी की रचना की थी। तो बर्नी ने ही भारत के बारे में कहा था कि उस समय जो शासक था भारत के शासन को वास्तव में इस्लाम नहीं माना था, क्योंकि इसका कहना था कि सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। यही रीजन था कि इन्होंने इस्लामी नहीं माना इसे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कह रहा है कि शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। दो कह रहा है कि शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। तीन कह रहा है कि औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। चार कह रहा है कि भारत में सूफियों की कादरी पत्ती सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में है 1 और 2, बी में है 1 और 3, सी में है 2 और 3, डी में कह रहा है 2 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 2 और 4 कि शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। और 4 कह रहा है कि भारत में सूफियों को कादरी पत्ती सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। 1 नंबर कह रहा है कि शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। ये गलत है। ये किसके समकालीन था? अकबर और जहांगीर के समकालीन था। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। नहीं, एक भी गलत है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 2 और 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पहला कह रहा 54 नंबर की सम्राट अकबर ने 1581 में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया। रीजन कह रहा है कि वो मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगाना को वापस प्राप्त करने के लिए अग्रसर थे। तो इसका क्या हो जाएगा? कह रहा है ए में ए और दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है कि ए और दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है कि ये सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ये गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें एक क्या है कि सम्राट अकबर ने 1581 में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया। तो ये तो सही है, लेकिन रीजन कह रहा है कि वे मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगाना को वापस प्राप्त करने के लिए अग्रसर थे। तो ये गलत है, इस अग्रसर नहीं थे। यानी कि क्या हो जाएगा? केवल ए सही है परंतु आर गलत है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष अपने राजधानी से दूर व्यतीत किया। रीजन कह रहा है कि उत्तर पश्चिम सीमांत ने विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। तो इसका भी सी आंसर हो जाएगा कि ये सही है परंतु आर गलत है कि शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया था, लेकिन ये रीजन सही नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि सालुम नरसिंह ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी ग्रहण की। रीजन कह रहा है कि वे राज को और अधिक पतन तथा विघटन से बचाना चाहता था। तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा कि सालुम नरसिंह ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी तो ग्रहण किया था, लेकिन वे राज को और अधिक पतन तथा विघटन से बचाना नहीं चाहता था। वो सालू वंश की स्थापना करना चाहता था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये सही है परंतु और गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि मुगल शासन के ह्रास के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभरकर सामने आए। रीजन कह रहा है कि संयुक्त भारत देश की संकट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने ही की थी। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसमें भी सी ही हो जाएगा कि ये सही है परंतु आर गलत है। मुगल शासन के ह्रास के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में तो उभर के आए थे, लेकिन इसका रीजन सही नहीं है कि वो संकल्पना सर्वप्रथम मराठे ने ही की थी। संकल्पना सबसे पहले किसने किया था? तो ये चाणक्य ने किया था, मौर्य के समय ही, चाणक्य। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 58 नंबर ये कह रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान। ए में कह रहा है कि इब्राहिम लोदी का संबंधी तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। बी कह रहा है कि इब्राहिम लोदी का संबंधी था, उसे देश से निष्कासित कर दिया था। सी कह रहा है कि दिलावर खान के पिता जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार किया। डी कह रहा है कि पंजाब प्रांत का एक उच्चाधिकारी जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से आलम खान कौन था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि इब्राहिम लोदी का संबंधी तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि धर्मठ का युग निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? ए में है मोहम्मद गोरी और जयचंद, बी में है बाबर और अफगान, सी में है औरंगजेब और दारा शिकोह, डी में है अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मठ का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब और दारा शिकोह। ये क्या था? शाहजहां का उत्तराधिकारियों का युद्ध था। शाहजहां के बाद औरंगजेब और दारा शिकोह, इसका पढ़ते थे ना
बाबर, बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो शाहजहां के बाद उत्तराधिकार के रूप में औरंगजेब और दारा सिकोह इसका दोनों का उत्तराधिकार था। जिसी में धर्मत का युद्ध होता है, इसमें औरंगजेब जीतता है और दारा सिकोह हार जाता है। यही था 1658 में हुआ था, 1658 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ। ए कह रहा है कि उसके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया। बी कह रहा है कि सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सी कह रहा है कि एक युद्ध में वे अपने भतीजों द्वारा पराजित हुए। डी कह रहा है कि मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारणवश उनकी मृत्यु हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांदार शाह के शासनकाल के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कि एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांदार शाह का शासन समय से पूर्व खत्म कैसे हुआ, तो इसका वही हो जाएगा कि अपने भतीजे फर्रुखसियर के द्वारा पराजित हुए। इसकी मदद किसने किया था? फर्रुखसियर का, सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर का मदद किया था। तो इसका आंसर सी हो गया कि वह युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। दो में कह रहा है कि भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में अमीर खुसरो थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में कह रहा है केवल वन, बी कह रहा है केवल दो, सी कह रहा है दोनों एक और दो, डी कह रहा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों एक और दो, यानी कि हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। और दो में है कि भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में आरंभ अमीर खुसरो थे, यानी कि एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। ए में है कि उसने एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति से ने कपट से छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी। बी कह रहा है कि पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन या अल्दौज के समय हुए युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। सी कह रहा है कि बुंदेलखंड के किले कलिंजर का घेरा डालते समय उन्हें चोट लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। डी कह रहा है कि चौगान की कीड़ा के दौरान अस्त्र से गिरने के पश्चात इसकी मृत्यु हो गई। तो क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चौगान की कीड़ा के समय अस्त्र से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। ये बुंदेलखंड के किले कलिंजर में किसका मृत्यु हुआ था? तो ये हुआ था आपका शेरशाह। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही कालानुक्रम को दर्शाता है। ए में है शंकराचार्य रामानुज चैतन्य, बी में है रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, सी में है रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, डी में है शंकराचार्य चैतन्य रामानुज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले शंकराचार्य हैं, उसके बाद रामानुज हैं, उनके बाद चैतन्य हो जाएंगे। इसका ट्रिक हम बनाए थे सरच, पहले शंकराचार्य फिर रामानुज फिर चैतन्य। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरसिंह सालूब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलूब वंश का आरंभ किया। दो में कह रहा है कि वीर नरसिंह ने अंतिम सुलूब वंश को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। तीन कह रहा है कि वीर नरसिंह के उत्तरावर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। और चार कह रहा है कि कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि एक दो तीनों सही है, दो तीन चार सही है, सी में है दो एक और चार सही है, डी में कह रहा है एक दो तीन और चार सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चारों सही है। पहला तो है कि नरसिंह सालूब ने संगम वंश का अंत किया और उसके राज सिंहासन छीनकर सुलूब वंश का आरंभ किया। तो ये सही है। सुलूब वंश का स्थापना किसने किया? तो नरसिंह सालूब ने। दूसरा में कह रहा है कि वीर नरसिंह ने अंतिम सुलूब वंश को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीना और इसने कौन सा वंश का आरंभ किया? तो इसमें इसका क्रम कौन सा है? संगम सतुआ, स से संगम हो गया, स से सुलूब, फिर तुलूब, फिर आरबीडू। तो नरसिंह सालूम ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलूब वंश का स्थापना किया। इसके बाद वीर नरसिंह ने अंतिम सुलूब वंश को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन और तुलूब वंश का स्थापना किया, वीर नरसिंह ने। उसके बाद कह रहा है कि वीर नरसिंह ने उत्तरवर्ती उसके अनुज कृष्णदेव राय थे। तो ये सही है, ये तुलूब वंश का था और कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उसके अर्ध भाई अच्युत राय थे। तो ये भी सही है, इसके चचेरे भाई थे। तुलूब वंश का धारण किया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? एक दो तीन चार चारों सही हो जाएगा। इसमें एक दो तीन चारों सही था। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। ए में कह रहा है फिरोज शाह तुगलक, बी में है गयासुद्दीन तुगलक,
शाह द्वितीय, सी में है नसीरुद्दीन महमूद और डी में है नसरत शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुगलक वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है तो नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा। तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने किया था 1320 में। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? ए में कह रहा है कि अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। बी कह रहा है कि मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजाम उल मुल्क की हत्या कर दी। सी कह रहा है कि फतेह खान ने निजाम उल मुल्क की राजधानी छीन ली। डी कह रहा है कि 1631 में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज परिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो इसका आंसर ये है कि अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में कह रहा है कि एक पहला नंबर है कि बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। 2 में कह रहा है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने। 3 में कह रहा है कि गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिखी गुरुमुखी दी। गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। इसमें पूछ रहा कौन सा सही है? ए में है केवल 1, बी कह रहा है 2 और 3, सी कह रहा है 1 और 3, डी कह रहा है 1 और 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 2 और 3। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। तो ये गलत है। बंदा बहादुर को किसने नियुक्त किया था? गुरु तेग बहादुर नहीं किया था, गुरु गोविंद सिंह किए थे। गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? एक तो इसमें भी कट गया, एक इसमें भी कट गया, एक इसमें भी कट गया, यानी 2 और 3 हमारा सही है कि गुरु अर्जुन देव सिखों को गुरु रामदास के पश्चात बने। और 3 कह रहा है कि गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, यानी 2 और 3 राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन से बृहद मंदिर की प्रारंभिक परिकल्पना का निर्माण सूर्य बर्मन के राजकाल के दौरान हुआ? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए में है कि मरियम्मन मंदिर, बी कह रहा है अंकोर वाट मंदिर, सी कह रहा है बाटू केव्स मंदिर और डी कह रहा है कामाख्या मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय पूछ रहा है, सूर्यवर्मन ने किया था। तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन ने किया था। ये किस भगवान को समर्पित है? तो हिंदू देवता विष्णु को समर्पित है, जिसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। यह विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत है। अंकोर वाट का मंदिर धार्मिक इमारत सबसे बड़ी है विश्व की। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जब राजा बिडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ए कह रहा है कि सदाशिव, बी कह रहा है तिरुमल, डी कह रहा है रंगत द्वितीय, डी कह रहा है वेंकट द्वितीय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब राजा बिडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय इज राइट आंसर। राजा बिडियार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना किया था। कब किया था? 1612 में। उस समय कौन था? उसके समकालीन विजयनगर का शासक वेंकट द्वितीय था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो ए में है बेंगलोर, बी में है मद्रास, सी में है मसूलीपट्टनम, डी में कह रहा है सूरत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरत में हो जाएगा। 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ मिला था। इससे पहले स्थापना करने का साउथ में प्रयास किया था मसूलीपट्टनम में, लेकिन व्यापार स्थल पे अच्छे से अगर कहा जाए तो सूरत होगा। और ये इस समय किसने पुर्तगालियों को हराकर इसने सूरत को अपने अधीन कब्जे में कर लिया था। इसके बाद इसको स्थापना का श्रेय मिल गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इबन बतूता द्वारा दीनार कहलाया। पहला क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इबन बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। बी में रीजन कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खुद से पहले एक बार आंसर देने का प्रयास कीजिए, उसके बाद फिर हम बताएंगे तो उसको मिलाइए। तो ये में कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है कि ये सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ये गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में तो कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इबन बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। तो ये तो सही है कि मोहम्मद एक नया सिक्का जारी किया था जो इबन बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया।
लेकिन रीजन में कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में वृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो नहीं, स्वर्ण सिक्कों का टोकन मुद्रा नहीं जारी करना चाहता था। यहाँ पे अगर कांस्य रहता तो सही हो जाता, कांसे का जारी करना चाहता था। तो इसका हो जाएगा एक सही है परंतु और गलत है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। ए में कह रहा है कि सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी और बहलोल खान लोदी। बी में कह रहा है कि सिकंदर शाह, बहलोल खान लोदी और इब्राहिम लोदी। सी में कह रहा है कि बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। डी में कह रहा है कि बहलोल खान लोदी, इब्राहिम लोदी और सिकंदर शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कि पहले सबसे पहले बहलोल खान लोदी, फिर सिकंदर शाह लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। इसको आप ट्रिक से ऐसे भी याद कर सकते, बीसी सुने होंगे ना, बीसी ईसवी पूर्व और ईसा पूर्व ये सब के लिए यूज किया जाता है। तो पहले बहलोल लोदी, सी से सिकंदर लोदी और ई से इब्राहिम लोदी। इसका कालक्रम में अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? 1451 में लोदी वंश का स्थापना होता है, 1451 से 1526 तक रहता है। 1451 से क्या हो जाएगा? पहले बहलोल लोदी का काल कितना क्रम हो जाएगा? कालक्रम 1451 से 89 तक। उसके बाद सिकंदर शाह का कितना हो जाएगा? 1489 से 1517 और इब्राहिम लोदी का हो जाएगा 1517 से 1526। इसमें एक चीज़ और आप लोग याद रखिए कि जैसे बहलोल खान लोदी, इस बार 17वीं बीपीएससी में पूछा भी था कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यक्रम किसका था, तो बहलोल खान लोदी का ही था। सबसे लंबा कार्यकाल इसका ही है। देख रहे हैं 1451 से जो शुरू हुआ है 89 तक रहा है, करीबन कितना हो जाएगा? 50 साल इधर, 51 से 1451 से 1589 तक, यही रहा सबसे लंबा कार्यकाल, 1489 तक, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ए में है बाबर, बी में है अकबर, सी में है जहांगीर, डी में है औरंगजेब। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 73 का? इसमें हो जाएगा आपका जहांगीर। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर। इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे तुकाराम का कालक्रम था 1608 से लेकर 1650 तक। तो मराठा भक्त संत था जो कृष्ण के अनुयायी थे। तो ये 2 मुगल शासक में रहा था। जैसे इसका पढ़ते हैं ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बादशाह, इसका ट्रिक है। तो ये शाहजहां में ही शुरू हो गया था, जहांगीर और शाहजहां दोनों में रहा था, जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर का कालक्रम कब से कब तक था? 1605 से 1627 तक। और शाहजहां का कब से कब तक था? 1627 से लेकर 57 तक। तो ये आपका रहा था कब से कब तक? 1608 से 1650 तक रहा था। तो ये दोनों में आ जाता है, जहांगीर और शाहजहां। लेकिन हमारे ऑप्शन में सिर्फ जहांगीर ही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के इतिहास के संबंध में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? ए में है कि अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर। बी कह रहा है कि शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। सी कह रहा है कि औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत तथा विश्वास पात्र। डी कह रहा है कि मोहम्मद शाह के शासन में एक इतिवृत्तकार तथा कवि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अब्दुल हामिद लाहौरी के बारे में? तो ये शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। ये अब्दुल हमीद लाहौरी एक यात्री था जो शाहजहां के शासन में भारत आया था, जिसे शाहजहां ने राजकीय इतिहासकार नियुक्त किया था। साथ ही इसने बादशाहनामा की रचना की थी। बादशाहनामा ऐसे भी पूछ सकता है कि बादशाहनामा कौन था? बादशाहनामा पुस्तक की रचना, तो ये अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएगा, जिसमें कि शाहजहां के काल विवरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? ए में है बेलूर, बी में है भद्राचलम, सी में है हम्पी, डी में है श्रीरंगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। इसमें देख सकते हैं कि जैसे कि विजय विठल मंदिर हम्पी में अवस्थित है, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी क्या थी? विजयनगर की राजधानी। ये पूछा किस नदी के किनारे है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था विजय विठल मंदिर का? तो क्या हो जाएगा? इसका निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय द्वारा। इसमें 56 स्थित, इसमें पूछ सकता है कि कितने स्तंभ संगीतमय स्वर में निकलते हैं, तो 56 इसका आंसर हो जाएगा। और किसने निर्माण करवाया था? तो कृष्णदेव राय द्वारा, और हम्पी में अवस्थित है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ए में है अकबर, बी में है जहांगीर, सी में है शाहजहां और डी में है औरंगजेब।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये मुगल सम्राट इंग्लिश इंडियन कंपनी 1600 में स्थापित, 1600 में स्थापना हुआ था ब्रिटिश इंडियन कंपनी का, जो कि भारत में अपना कब का खोला था, 1613 में व्यवस्थित रूप से खोला था। कहाँ, सूरत में। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि 1613 में सूरत में खोला था, जो कि किसके थे अनुरोध पे हुआ था, तो हॉकिंस आया था, विलियम हॉकिंस। इसमें जहांगीर के दरबार में आया था, जो कि फैक्ट्री की अनुमति मांगा था, जबकि ये लेटर किसके नाम का लेके आया था ये भी पूछता है, तो अकबर का नाम के लेके आता है, क्योंकि 1605 तक अकबर थे, उसको लगता है कि अभी भी वहाँ अकबर ही है, लेकिन ये किसका, विलियम हॉकिंस किसका दूत था, तो जेम्स प्रथम का दूत था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना किसके काल में स्थापित किया था, तो जहांगीर के काल में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। ए में है भद्राचलम, बी में है चिदम्बरम, सी में है हम्पी, डी में है श्रीकालहस्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, तो ये भी हम्पी हो जाएगा आंसर। इसमें देख सकते हैं कि जैसे विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, तो कर्नाटक के हम्पी, ये तो हो गया, हम्पी कर्नाटक में हो गया, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे है, तुंगभद्रा। इसके साथ ही देख सकते हैं कि तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। साथ ही ये विश्व धरोहर में भी है विरूपाक्ष मंदिर। अब ये पूछ सकता है इसमें ये कि निर्माण किसने करवाया था, तो इसका भी निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय कब करवाया था कृष्णदेव राय ने, तो 1509 में। कृष्णदेव राय का वंश का नाम क्या था, तो तुलुक वंश। ये भी पूछ सकता है किस वंश के शासक थे। इनके बाद अच्युत राय बनते हैं, इनका चचेरा भाई अच्युत राय। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ए में है विद्याशंकर मंदिर, बी में है राजरानी मंदिर, सी में है कदरिया मंदिर, डी में है भीमेश्वर मंदिर। इधर दूसरे तरफ दिया हुआ आंध्र प्रदेश, 2 में है कर्नाटक, 3 में है मध्य प्रदेश, 4 में उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्याशंकर मंदिर कहाँ है, मिला के देखिए। एक ए का विद्याशंकर मंदिर हो जाएगा आपका काकीनाडा, तो विद्याशंकर मंदिर का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका श्रृंगेरी, कर्नाटक में है विद्याशंकर, तो ए का हो जाएगा 2, विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक। कर्नाटक में भी कहाँ पूछेगा, तो श्रृंगेरी। उसी तरह राजरानी मंदिर, तो राजरानी मंदिर कहाँ है, उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा। ये पूछेगा तो राजरानी मंदिर हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा। तो बी का क्या हो जाएगा 4, बी का 4। उसी तरह हो जाएगा कंदरिया मंदिर, कंदरिया महादेव आपका हो जाएगा एमपी में, तो हो जाएगा 3। और भीमेश्वर मंदिर कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। इसमें फिर से एक बार देख लीजिए, विद्याशंकर मंदिर कहाँ हो जाएगा, श्रृंगेरी कर्नाटक। उसी तरह फिर अगला है राजरानी मंदिर, तो ये कहाँ हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा, 4 हो गया। और कंदरिया मंदिर कहाँ हो गया, एमपी, एमपी के कहाँ है, खजुराहो में है। और भीमेश्वर मंदिर कहाँ है, तो काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। तो 2 4 3 1 किस में है, तो ए में है, 2 4 3 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी। ए में है अकबर, बी में है जहांगीर, सी में है शाहजहां, डी में है औरंगजेब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो इजी क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासनकाल में स्थापित हुआ था। हम लोग पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस कर लिए थे कि कैसे कैसे हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। ए में है नागार्जुन, बी में है तुकाराम, सी में है त्यागराज और डी में है बल्लभाचार्य। तो क्या हो जाएगा, इसका नागार्जुन हो जाएगा। ये तुकाराम, त्यागराज, बल्लभाचार्य सब लोग भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे, जबकि नागार्जुन नहीं थे। नागार्जुन भक्ति काल के पहले के दार्शनिक थे, ये बुद्ध के काल के ही थे। उस समय मध्यमा का दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। माध्यमिका पूछेगा कि माध्यमिका दर्शन के प्रणेता कौन माने जाते हैं, तो नागार्जुन के प्रणेता। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्व मध्यकाल में भारत में बौद्ध धर्म में गिरावट क्यों शुरू हुई। एक में है कि बुद्ध उस समय तक विष्णु के अवतारों में से एक माने जाते थे और इस तरह वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। 2 में कह रहा है कि मध्य एशिया से जनजातीय हमलावर तथा अंतिम गुप्त राजा के समय तक लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया और बौद्धों को सताया। 3 कह रहा है कि गुप्त वंश के राजा बौद्ध धर्म के प्रबल विरोधी थे। अब है कि कौन सा सही है, तो ए में है केवल 1, बी में है 1 और 2, 1 और 3, सी कह रहा है केवल 2 और 3 और डी कह रहा है 1 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बुद्ध उस समय तक विष्णु के अवतार को में से एक समझे जाते थे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। तो ये सही है, क्योंकि इसको 90 अवतार माना जाने लगा था बुद्ध को। तो एक सही हो गया। जबकि 2 में क्या कह रहा है कि मध्य से जनजातीय हमलावर तथा अंतिम गुप्त राजा के समय तक लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया और बौद्धों को सताया। तो ये गलत है, हिंदू धर्म अपनाया था लेकिन बौद्धों को बहुत ज़्यादा सताया नहीं था। उसके बाद है गुप्त वंश के राजा बौद्ध धर्म के प्रबल विरोधी थे, तो ये भी गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है कि सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक में है कि ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। दो में कह रहा है कि ध्रुपद मुख्यतः भक्ति और अध्यात्म तक का संगीत है। तीन कह रहा है कि ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो ए में है केवल 1 और 2, बी में है केवल 2 और 3, सी में कह रहा है 1, 2 और 3, डी में कह रहा है कि उत्तर से कोई भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक में तो कह रहा है कि ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ, तो ये गलत है। मुगल काल में नहीं हुआ था, ये मुगल काल से पूर्व ही हो चुकी थी। मुगल काल में यह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा, बहुत चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था। दूसरा में कह रहा है कि ध्रुपद मुख्यतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है, ये तो सही है। तीसरा कह रहा है कि ध्रुपद आलाप मंत्रों के से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है, तो ये भी सही है। तो एक एक तो कट जाएगा, केवल 2 और 3, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। तो एक में कह रहा है कि ध्यान साधना और श्वास नियमन। दो में है कि एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। तीन में कह रहा है कि श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। पूछ रहा है कि कौन सा सही उत्तर होगा। ए में है केवल 1 और 2, बी में है केवल 2 और 3, सी में है केवल 3, डी में है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये लोग क्या करते थे, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत किस किस तरह का आचरण का व्यवहार करते थे। तो एक में है कि ध्यान साधना और श्वास नियमन, ये बात सही है। दो में है कि एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, ये भी सही है। एकांत में जंगल में जाकर के बहुत देर तक ध्यान साधना ये सब करते थे। तीसरा कह रहा है कि श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, तीनों आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। एक में है दादू दयाल, दो में है गुरु नानक और तीन में है त्यागराज। इनमें से कौन से उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुए। ए में है केवल 1 और 3, दो में है, बी में है केवल 2, सी में है 2 और 3, डी में है 1 और 2। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है केवल 2, गुरु नानक। गुरु नानक कब से कब तक थे, तो 1469 से, गुरु नानक हो जाएगा का 1469 से 1500, कहीं 38 देता है, कहीं कहीं 39 देता है। तो ये हो जाएगा क्योंकि क्या है कि जब लोधी वंश का पतन और बाबर सत्तारूढ़ हो रहा था, तो मुगल कब सत्तारूढ़ हुआ, 1526 में, 1526। तो इस समय ये आ जाएंगे, जबकि दादू दयाल का कब से कब है, दादू दयाल आ जाएगा 1544 से 1603, तो ये तो नहीं होगा। उसी तरह त्यागराज कब से कब है, 1767 से 1847, तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, गुरु नानक उस समय सत्तारूढ़ थे, सत्तारूढ़ के समय थे। इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए, जैसे दादू दयाल है तो दादू दयाल कबीरपंथी थे और निर्गुण भक्ति परंपरा के थे। इन्होंने भी ईश्वर में की एकता, गुरु की महिमा तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। गुरु नानक के बारे में तो पता होगा कि कबीर की भांति निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत थे। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। वे मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, जाति पाति तथा आडम्बरों में विश्वास नहीं रखते थे और यही उस समय सत्तारूढ़ थे। उसी तरह आ जाएगा त्यागराज। तो त्यागराज क्या हो जाएगा, इनका जन्म 1767 में तंजावुर तमिलनाडु में हुआ था। भक्त राम के प्रबल भक्त थे। इनकी भक्ति में कई गीत नाटक लिखे। कर्नाटक संगीत में इनके अनेक राग प्रस्तुत हैं। कर्नाटक में ये मेन पॉपुलर थे त्यागराज। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था। ए में है कि राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, बी में है अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, सी कह रहा है कि वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, डी में है कि वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना। तो वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि जैसे इसका निर्माण कब हुआ था, फतेहपुर सिकरी इबादत खाना का निर्माण 1575 में, 1575 ईस्वी में। उसके साथ ही है कि वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, यह लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था कि धर्म तथा दर्शन पर वाद विवाद हेतु 1578 तक केवल मुस्लिम धर्म उपदेश की अनुमति थी, लेकिन बाद में 78 से विभिन्न धर्मों के विद्वानों के लिए खोल दिया गया। 1578 से खोल दिया गया था। साथ ही है कि 1582 में इबादत खाने में चर्चा पूर्णतः बंद कर दिया गया। इसमें एक चीज़ और है कि जैसे बृहस्पति के दिन धार्मिक चर्चा होती थी, यहाँ आने वाले विद्वान हिंदू धर्म, बहुत सारे धर्म थे। एक चीज़ इसमें याद रख सकते हैं कि जैसे बहुत सारा धर्म तो आता था लेकिन एक नहीं धर्म आता था। पूछ सकता कि कौन धर्म भाग नहीं लेते थे, तो बौद्ध धर्म किसी विद्वान इसमें भाग नहीं लिया था, बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनाम किसके लिए यूज होता था, प्रयुक्त होते थे। ए में है सैन्य अधिकारी, बी में है ग्राम का मुखिया,
सी में है वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ और डी में है शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम का मुखिया कहलाता था महत्तर और पटकिल। इसमें देख सकते हैं जैसे पूर्व काल, मध्यकाल एवं मध्यकाल में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, जिसका सब प्रमुख क्या कहलाता था? महत्तर, उत्तर भारत में। और वही दक्षिण भारत में जब जाइएगा तो इसी को पट्टिकल कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र है। तो एक में है चंपक मध्य भारत में है, दो में है दुर्गारा जम्मू में, तीन में है कुल्ता मालाबार। सही ढंग से कौन सा मेल खा रहा है? ए में है एक और दो, बी में है केवल दो, सी में है एक और तीन, डी में है केवल तीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? एक में है चंपक मध्य भारत, तो ये गलत था। दुर्गारा जम्मू में है, ये सही है, और कुल्ता मालाबार ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 88 नंबर देखिए कि बाबर के भारत के आने के फलस्वरूप एक में है कि उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। दो में कह रहा है कि इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद की शुरुआत हुई। तीन में कह रहा है कि इस क्षेत्र में तैमूरी यानी कि तिमुरिन राजवंश स्थापित हुआ। तो पूछ रहा है कि कौन सा सही उत्तर है? ए में है केवल एक और दो, बी में है केवल तीन, सी में है केवल एक और तीन, डी में है एक दो और तीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि है कि बाबर के आने के फलस्वरूप तो उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, तो बारूद का उपयोग की शुरुआत ये गलत है, ये इससे पहले ही हो चुका था बारूद का उपयोग की शुरुआत। बारूद का उपयोग का शुरुआत कब हो गया था? इसके पहले ही बहमनी और विजयनगर जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था उसमें ही बारूद का पहली बार प्रयोग हो गया था, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि इस क्षेत्र के स्थापत्य कला मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई, तो ये भी गलत है, क्योंकि इससे पहले ही स्थापत्य में मेहराब और गुंबद का प्रयोग दिल्ली सल्तनत के काल में ही होता था, दिल्ली सल्तनत में ही हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया है कि इस क्षेत्र में तैमूरी यानी तिमुरिन राजवंश का स्थापना हो, तो ये सही है, क्योंकि 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद इब्राहिम खान लोदी को जब हरा दिया था बाबर, तो उसी के बाद मुगल वंश या तैमूरी वंश जो है उसको स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल तीन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये फिर से 17वीं बीपीएससी में रिपीट किया है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य का शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी के दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? ए में है अमोघवर्ष प्रथम, बी में है बल्लाल द्वितीय, सी में है हरिहर प्रथम, डी में है प्रतापरूप रुद्र द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हरिहर प्रथम। तो ये प्रश्न फिर से रिपीट किया था यूपीएससी, इसको ध्यान से याद कीजिएगा, और बहुत सारा पीसीएस भी इसको रिपीट किया है। हरिहर प्रथम का कृष्णा नदी के सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जैसे चंपक कहाँ था? मध्य भारत में नहीं है, ये कहाँ जाएगा? उत्तर भारत में, तो ये हिमाचल में पड़ता है। उसी तरह दुर्गारा जम्मू ये तो सही था, और कुल्ता जो मालाबार है ये गलत है, ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हम लोग नेक्स्ट पे देख रहे थे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? ए में है कृषक, बी में है योद्धा, सी में है बुनकर और डी में है व्यापारी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बंजारे क्या कहलाते थे? बंजारे व्यापारी होते थे। ये बंजारे जो था मध्यकाल में व्यापारी, सब व्यापारियों के लिए यूज किया जाता था। साथ ही ये एनसीईआरटी का प्रश्न है बंजारे वाला, ये पीटर मुंडी ब्रिटिश व्यापारी द्वारा जिक्र किया गया था उसमें, कि बंजारे जो थे वो व्यापारी होते थे। यहाँ से कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? ए में है जॉर्ज बुहलर, बी में है जेम्स प्रिंसेप, सी में है मैक्स मूलर, डी में है विलियम जॉन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले विकुटन किसने किया था सम्राट अशोक का? तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने किया था। कब किया था जेम्स प्रिंसेप ने? तो 1837 में। 1837 में जेम्स प्रिंसेप, जो कि एक ब्रिटिश पुरातत्ववेदा और इतिहासकार था, जिसने अशोकों के शिलालेख की व्याख्या की थी, और इसी में सबसे पहले पता चला था कि इसे प्रियदर्शी कहा जाता था। प्रियदर्शी यानी सबका प्रिय। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दो कह रहा है कि बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीन कह रहा है कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। पूछ रहा है कि कौन सा सही है? ए में है केवल वन, बी में कह रहा है केवल दो और तीन, तीन में कह रहा है, सी में कह रहा है केवल दो, डी में कह रहा है एक दो और तीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय के केंद्रीय संकल्पना है, नहीं गलत हो जाएगा, ये महायान
संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। तो यहाँ पे क्या, अगर महायान रहता तो सही हो जाता। नेक्स्ट कह रहा है कि बोधिसत्व अपने प्रमोद के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये तो सही है। थर्ड कह रहा है कि बोधिसत्व समाज सचेतन प्राणियों को उनके प्रमोद के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है, तो ये भी सही है। जैसे बोधिसत्व क्या है, तो बौद्ध में महायान जो संप्रदाय है उसका आदर्श है, जो कि सार्वभौमिक यानी कि सभी के मुक्ति पे विश्वास करता है, सभी की मुक्ति पर विश्वास करता है। साथ ही जैसे बोधि प्लस सत्व यानी कि जागना या ज्ञानोदीप्ति यानी चेत, इसका मतलब ही होता है कि बोधिसत्व का मतलब ही होता है कि ज्ञान यानी सबको जगाना। इसमें एक आप देख सकते हैं कि जैसे कि बोधिसत्व एक व्यक्ति है जो निर्माण तक पहुंचने में सक्षम है, साथ ही अन्य प्राणियों को उनके प्रमोद मार्ग यानी कल्याण में सहायता करता है, चाहे स्वयं के निर्माण प्राप्ति में विलम्ब ही क्यों ना हो। करा ना कि निलंबित करता है, तो अब दूसरा अपना में बाधा है, फिर भी अगर दूसरा को पहुंच रहा है यानी दूसरा को सहयोग हो रहा है तो वो करने के लिए तैयार रहता है। जबकि इसके विपरीत जो हीनयान है तो वो क्या करता है, हीनयान का केंद्रीय संकल्पना अरहत है। जैसे इसका बोधिसत्व है, उसी तरह हीनयान का अरहत हो जाता है। यह अरहत क्या है, जो केवल स्वयं के कल्याण निर्माण की आकांक्षा करता है, जबकि बोधिसत्व एक सहज इच्छा युक्त करना में रवैया रखता है, जो स्वयं के साथ अन्य को भी प्रबोध मार्ग पर चलने में मदद करता है। यही दोनों में अंतर है। कब हीनयान और महायान में बटा था, तो फोर्थ संगीति, चौथी जो संगीति हुई थी कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में, उस समय दो भाग में बट गया था बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। उसी के बाद दोनों का अपना अपना मत हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट करा कि अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थलों में कौन सी बातें समान हैं। तो पहला कह रहा है कि दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दो में कह रहा है कि दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। तीन कह रहा है कि दोनों में शिलाकृत स्मारक है। पूछ रहा है कि निम्न कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए में कह रहा है केवल एक और दो, बी में कह रहा है केवल तीन, सी में कह रहा है एक और तीन, डी में कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें कि अजंता और महाबलीपुरम के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी केवल तीन, की दोनों में शिलाकृत स्मारक है। अब है कि समय काल में निर्मित हुए, तो नहीं, अजंता का निर्माण कब हुआ था, तो अजंता का निर्माण हो गया था सेकेंड ईस्वी में, दूसरे से 5वीं शताब्दी के बीच ईसा पूर्व। वहीं जब इसका देखिएगा तो कब हो जाएगा, इसका 7वीं से 8वीं शताब्दी में हुआ है महाबलीपुरम का निर्माण, 7वीं से 8वीं शताब्दी। तो ये तो नहीं होगा कि समय काल एक नहीं था। दूसरा कह रहा है कि दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, तो नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि अजंता का संबंध किससे है, अजंता का संबंध है बौद्ध धर्म से, जबकि महाबलीपुरम जो है वो हिंदू धर्म है, खासकर विष्णु और शिव ये सबसे संबंधित है। तो एक ही धर्म संप्रदाय नहीं होगा, जबकि दोनों में शिलाकृत स्मारक है, तो ये सही है, पत्थर से काटकर शैलकृत स्मारक है। अब ये देख सकते हैं कि अजंता का निर्माण किसने कराया था, तो इसका मेन श्रेय गुप्तों का जाता है, साथ ही महाबलीपुरम को तो पल्लव द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट करा कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है। ए में कह रहा है बंधुआ मजदूर, बी में कह रहा है सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, सी में कह रहा है कि भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर व्हील, डी में कह रहा है कि कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। ये फिर से इस बार रिपीट किया था, 2025 का जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, 2020 का आईएएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें देखिएगा, ये फिर से पूछा था कि अर्घट्टा क्या है। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का सी, कि भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर व्हील। अर्घट्टा देखते होंगे जैसे कुआं में एक बाल्टी व्हील लगा हुआ रहता था, उसी से पानी निकलता था और गिरता था, यही अर्घट्टा होता था। इसमें क्या हो जाएगा कि भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र था, जो कि बाबर ने दो यंत्र बनाया था, एक तो किस समय की गन्ना काल के लिए और दूसरा में सिंचाई यंत्र। सिंचाई यंत्र में यही था रेहट, जिसे कि रेहट या अर्घट्टा कहा जाता था, पर्शियन व्हील होता था, और दूसरा बनाया था ढेकली। दोनों सिंचाई यंत्र था, ढेकली और अर्घट्टा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका क्या हो गया कि भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर व्हील। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट करा कि भारत की सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। तो ए में है श्रमण, बी में है परिव्राजक, सी में है अग्रहारिक, डी में है मगध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कंठस्थ करता था उसे क्या कहा जाता था, इसको मागध कहा जाता था, मगध या मागध बोला जाता था। ये कंठस्थ करना हो गया, इसको मगध याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न कह रहा है कि प्रसिद्ध स्थान दिया हुआ है, उसको क्षेत्र से मिलान करना है। एक में है बोधगया बघेलखंड, दो में है खजुराहो बुंदेलखंड, तीन में है शिरडी विदर्भ, चार में है नासिक मालवा, पाँच में है तिरुपति और रायलसीमा। पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है सी, 2 और 5। तो 2 में क्या है? खजुराहो बुंदेलखंड, और 5 में है तिरुपति रायलसीमा। तो ये दोनों सही है, सी आंसर है 2 और 5। अब है कि बोध गया बघेलखंड, तो नहीं, ये तो बिहार में पड़ता है, जबकि बघेलखंड और साउथ में आ जाता है। उसी तरह आ जाएगा शिरडी विदर्भ, नहीं, शिरडी महाराष्ट्र में पड़ता है, जबकि विदर्भ एमपी में पड़ता है। नासिक मालवा, ये भी गलत है। तो हमारा हो जाएगा तिरुपति रायलसीमा सही है, और खजुराहो बुंदेलखंड एमपी में जो पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कह रहा है कि तमिल क्षेत्र से सिद्ध यानी सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। 2 कह रहा है कि कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। पूछ रहा है कौन सा सही है? ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है 1 और 2 दोनों, और डी में है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है, कि तमिल क्षेत्र से सिद्ध यानी सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र में ये है कि जो लिंगायत थे वो शैव कहलाते थे। और ये अगला है, साथ ही प्रश्न लगाते थे तो उनकी जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो क्या हो जाएगा? दोनों हमारा सही है, पहला भी सही है और दोनों दूसरा भी सही है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं कि जैसे लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय जो था वो उसका प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? लिंगायत या वीर शैव का। तो इसका लिंगायत का हो जाएगा आपका अलख प्रभु, अलख प्रभु हो जाएगा, जो उनके शिष्य बसव यानी बसवेश्वर कहलाते थे। ये कलचुरी शासक बिज्जल के मंत्री थे। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका हो गया सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में कह रहा है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। 2 कह रहा है कि कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। पूछ रहा है कि कौन सा सही है? ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है 1 और 2 दोनों, डी में है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, साथ ही कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो यानी पहला भी सही था और दूसरा भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा और देख सकते हैं कि जैसे कि विजयनगर में कितने भागों में बटा हुआ था? तो संपूर्ण भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। विजयनगर साम्राज्य में संपूर्ण भूमि को 4 भाग में बांटा गया था। पहला में हो जाता था जो गीली भूमि होती थी, दूसरा में जो सूखी थी, और तीसरा में बगीचे की भूमि, और चौथा में जंगल की भूमि। साथ ही इसमें एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि जैसे उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूला जाता था, और भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो शिष्ट कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कह रहा है कि फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। दूसरा कह रहा है कि लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। पूछ रहा है कि कौन सा सही है? ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है 1 और 2 दोनों, डी में कह रहा है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका क्या हो जाएगा? फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा का खानकाह का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से हुआ था, ये तो सही है। जबकि दूसरा जो कह रहा है कि लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था, ये गलत है। इसमें किसका प्रयोग हुआ था? तो इसमें ईंट और चूने का प्रयोग हुआ था, ईंट प्लस चूने का यूज हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 199 का ए हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं कि जैसे फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो 1601 में अकबर ने करवाया था। अकबर कब करवाया था? तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, और इसी समय सबसे पहले इन्होंने समुद्र देखा था। ये इस बार यूपीपीसीएस 2025 में पूछा गया है, ये फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। दूसरा कह रहा है कि सफ़ेद स्थित बड़ा इमामबाड़ा रूमी दरवाजा, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अवध के नवाब आसफ उद दौला ने 1784 में करवाया था। 1784 में लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, उसके कुछ ही दूर बाद 18 मीटर ऊंची रूमी दरवाजा का निर्माण कराया गया था, जो कि ईंटें और चूने से बना था, ना कि संगमरमर और पत्थर से। इसलिए केवल 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? ए में है बूंदी शैली, बी में है जयपुर शैली, सी में है कांगड़ा शैली, डी में है किशनगढ़ शैली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, किशनगढ़ शैली, बनी ठनी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे बनी ठनी पहले तो है किशनगढ़ शैली का है, साथ ही इसका चित्रकार कौन थे? तो निहाल चंद ने राधा के रूप में इसका निर्माण किया था, निहाल चंद, निहाल चंद। इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि जैसे कि इसे भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। साथ ही किशनगढ़ रियासत के तत्कालीन राजा साबंत सिंह की प्रेमिका तथा उच्च कोटि की कवियत्री थी, कवियत्री।
बनी ठनी, उसी के नाम पे किशनगढ़ शैली में बनी ठनी का चित्र बना था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। एक में कह रहा है कि जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। दो कह रहा है कि जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। पूछ रहा है कौन सा सही उत्तर चुनिए। ए में है केवल वन, बी में है केवल दो, सी में कह रहा है एक और दो दोनों, डी में कह रहा है ना तो एक ना ही दो। तो इसमें क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला कह रहा है कि जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो ये गलत है, इसमें अपोजिट दे दिया है। यहाँ पे अगर जमींदार रहता तो हो जाता कि जैसे जमींदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदार यहाँ पे जागीरदार हो जाएगा कि जागीरदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूर्ण करने की बाध्यता नहीं होती थी। दूसरा कह रहा है कि जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों का राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। ये भी अपोजिट दे दिया है। यहाँ पे अगर जमींदार रहता कि जमींदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जब जागीरदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे, तो ये दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दो में कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। तीन में कह रहा है कि मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल वन, केवल एक और दो, केवल तीन, केवल एक, दो और तीन। तो इसका राइट आंसर है कि जैसे दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी, तो नहीं, ये पहले से ही प्रचलित थी, इसका देसी संस्था नहीं थी। दूसरा है कि मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया था, नहीं, ये पहले ही आ चुका था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल वन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। दो कह रहा है कि संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो क्या हो जाएगा, केवल वन, केवल दो, एक और दो दोनों। डी में कह रहा है ना तो एक ना ही दो। तो क्या हो जाएगा, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे, नहीं, ये गलत है। और संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी के अत्यधिक प्रभावित थे, तो ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 103 का इसका हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। इसमें एक चीज ध्यान रख सकें, जैसे संत निम्बार्क तो ये द्वैतवाद के और ये 13वीं शताब्दी के, जबकि अकबर तो बहुत बाद आता है, 16वीं शताब्दी के आसपास, 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास, तो इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए में है कि सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। बी में कह रहा है कि तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। सी कह रहा है तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। डी कह रहा है तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही नहीं पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा ए कि सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। अकबर द्वारा तानसेन का उपाधि नहीं दिया गया था, अकबर द्वारा इसे मियाँ की उपाधि दिया गया था, बाद में इसे मियाँ तानसेन कहा जाने लगा। दो में है कि तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की, तो सही है। सी कह रहा है कि तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की, ये भी सही है। डी कह रहा है कि तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की, ये भी सही है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका मियाँ तानसेन का मूल नाम क्या था, तो रामतनु पांडे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया। ए में है हुमायूं, बी में है अकबर, सी में है जहांगीर, डी में है शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर, क्योंकि इसी के चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था, जो क्या था, चित्र जो था। तो इसका आंसर जहांगीर हो जाएगा। इसी में व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था। ये साथ ही ये भी बतला देता था कि आंख किसके द्वारा, किसी एक चित्र में अलग अलग चित्र, जैसे आंख का कौन बनाया है, नाक किसने बनाया है, सबका अलग अलग बता देता था। ये इसे बहुत ज्ञाता कहा जाता है चित्र की। और इसके हो गया जहांगीर आंसर। आज यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक 2019 के प्रश्नों को हम लोग देख लिए।
ये यहाँ पे इसका आंसर है। हम लोग 2020 से कल कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।